अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा सफ़र। उम्मीद और इस दुआ के साथ हमेशा की तरह कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे इस वक्त हमें देख भी रहे होंगे, खुशबाश होंगे, खैरियत से भी होंगे। तो जनाब आज का दिन है और बड़ा ही खूबसूरत दिन है। सुबह सवेरे जब आँख खुलती है तो हमेशा अल्लाह पाक का शुक्र अदा ही करना चाहिए। लेकिन कहा जाता है कि इंसान यानी कि हम एक माशरती हैवान है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि माशरे में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना, मुश्किल में एक दूसरे के काम आना उसकी सबसे बड़ी खूबी और ज़रूरत भी है। यही वजह है कि हम अलग थलग यहाँ पर माशरे में मुकम्मल अलहदगी इख्तियार करके नहीं रह सकते। मतलब अकेले नहीं रहा जा सकता एक माशरे में, क्योंकि ज़िंदगी में कई मौक़ों पर उसे सहारों की ज़रूरत पड़ती है, जो उसे या तो ख़ानदान से मिलती है, घर वालों के साथ मिलती है, या फिर इसके अलावा दोस्त मुहैया कर रहे होते हैं वो सपोर्ट। हर ज़माने में ना दोस्ती का बाब बहुत अहम रहा है, मगर आज के दौर में मैं बात करना चाहूँगी कि दोस्त की अहमियत पहले से कहीं ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि ज़िंदगी अब पहले से कहीं ज़्यादा पेचीदा और मुश्किल बन चुकी है। बहुत ही ज़्यादा टास्क अब हमारी ज़िंदगी में ऐसे आ चुके हैं जिसमें हमें दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है, और दोस्त हमारे लिए एक थेरेपी से लेकर ज़हनी कैथारसिस तक का बोझ बेहतरीन तरीके से उठा लेते हैं। और कहते हैं ना कि आपके अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में आपके साथ होते हैं, बल्कि आपके अपने वो होते हैं जो तकलीफ़ में आपके साथ होते हैं। और क्या खूबसूरत कहा है किसी ने। और हमें दोस्त बनाते वक्त मेरे ख्याल से बहुत एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि हर हाथ मिलाने वाला शख्स आपका खैर ख़्वाह नहीं हो सकता है। दोस्ती में आप अपनी ज़िंदगी का हर दुख सुख, हर चीज़ एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं, और ये रिश्ता बहुत ही खूबसूरत होता है। और दोस्त तो फिर दोस्त होता है ना, चाहे वो आपसे छोटा हो या आपसे बड़ा हो। दोस्ती ये देखकर नहीं की जाती है कि कोई बंदा अमीर है या गरीब है, छोटा है या बड़ा है। इसका ताल्लुक़ किसी भी शोबे से हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी फ़ील्ड हो और वही आपका दोस्त भी उसी फील्ड में मौजूद हो। मतलब अगर मैं मीडिया में मौजूद हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा कोई अच्छा बेस्ट फ्रेंड, जिसको मैं बेस्ट फ्रेंड कह सकूँ, वो भी मीडिया से ही ताल्लुक़ रखता हो। वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रख सकता है। और मेरा मशवरा आप सबको ये है कि जनाब उस शख्स को कभी अपना दोस्त नहीं आपने बनाना जो आपके मिजाज के ख़िलाफ़ हो। सलाम दुआ की हद तक तो ठीक है, मगर उसे अपने करीबी सर्कल में शामिल नहीं करना चाहिए, और हर एक से राज और दिल की बातें भी शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर वो लोग जो हमारे बहुत करीब रहते हैं उनका हमारी शख्सियत पर भी गहरा असर होता है। हमारी शख्सियत उन्हीं 4 से 5 जो हमारे बड़े करीबी लोग होते हैं ना, उनके ज़ेरे असर होती है, जिनके साथ हमारा उठना बैठना होता है, जिनके साथ हम सारी चीज़ें शेयर करते हैं। और शायद इसीलिए कहते हैं कि दोस्त आपका पहला तारुफ होते हैं। तो इसीलिए दोस्ती के मामले में ना बड़ा ही चूज़ी होना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, और अक्लमंदी का मुजाहरा भी करना चाहिए कि अगर आप इस तरह की छोटी छोटी बातों को मद्देनज़र रखेंगे तो आपका ताल्लुक़ भी देर तक बरकरार रह सकेगा किसी के साथ। और याद रखें कि अगर किसी नामुनासिब शख्स को दोस्त बनाकर उस पर अपना वक्त और अपनी एनर्जी लगा देंगे तो इससे एट द एंड आप ही को नुकसान उठाना पड़ेगा, उसका कुछ नहीं जाएगा। और फिर किसी ऐसे शख्स से दोस्ती ज़्यादा देर तक भी नहीं चल सकती है जो आपका हम ख्याल ही ना हो। तो आज का पैगाम ये है, आज का मैसेज ये है कि जनाब दोस्ती के जो रिश्ते हैं ना, उसको बनाने में वक्त बहुत लगता है, ट्रस्ट बिल्डअप करने में वक्त बहुत लगता है दोस्ती के रिश्ते में, लेकिन इस रिश्ते को गंवाने में सिर्फ एक लम्हा ही काफ़ी होता है, सिर्फ एक मोमेंट चाहिए होता है कि आपका ट्रस्ट जो है वो यहाँ से यहाँ आता है और आपकी दोस्ती जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए आज के दौर में आपने दोस्त बनाते हुए बहुत चूज़ी होना है, बहुत ख्याल रखना है कि आपके साथ जो मिल रहे हैं, जो आपके साथ रोज़ाना की बुनियाद पर बैठ रहे हैं, वो आपके मुखलिस दोस्त हैं भी या नहीं हैं। जिस तरह मैंने पहले भी बात की है कि हर हाथ मिलाने वाला शख्स आपका दोस्त नहीं हो सकता। हाँ, दोस्त अहबाब हमारे इर्द गिर्द में होते हैं जिनसे हमने सलाम दुआ करनी होती है, हमारे ऑफिस में, हमारे घर के इर्द गिर्द नेबर्स में होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जनाब वो आपके पक्के दोस्त हो गए।
ऐसा नहीं है कि हर किसी के पास बैठ के आपने अपने सारे राज जो है ना वो अयां कर देने हैं, बता देना है, बहुत चूज़ी होना पड़ता है। तो इसलिए ख़याल रखना है दोस्ती करते हुए कि जनाब दोस्तों से कहते हैं ना कि कंपनी मैटर्स, कि आप किस कंपनी में बैठ रहे हैं, आपके हम ख्याल कौन हैं। और इस हवाले से भी आज हम आपको बता रहे हैं कि जनाब आपने किस तरह अपने दोस्त बनाने हैं, कि दोस्तों को परखना बड़ा ज़रूरी होता है और दोस्तों के हवाले से चीज़ें जो है ना आपने उस पर गौर व फिक्र भी ज़रूर करना है। तो ये आज का पैगाम था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं ख़वातीन के हवाले से, नहीं सिर्फ ख़वातीन के हवाले से नहीं जनाब, मर्द हजरात भी इन प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं। चंद रोज़ पहले होने वाली बारिशों से जहाँ मौसम की तब्दीली ने दस्तक दी है, वहीं जो ड्राई स्किन वाले हैं, जो ख़वातीन हैं, उन्होंने तो कमर कस ली है कि जनाब अपनी स्किन के हवाले से आने वाले जितने भी मसाइल हैं उनसे हमने कैसे निमटना है। क्योंकि जो ड्राई स्किन रखने वाले ख़वातीन या फिर मर्द हजरात है ना, वो सर्दियों में काफ़ी टेंशन में होते हैं कि जनाब अब क्या किया जाए, इतनी ड्राइनेस हो गई है। ख़ास तौर पर क्योंकि हमारा जो फेस होता है वो एक्सपोज ज़्यादा होता है और इसके ऊपर ज़्यादा असरात आते हैं, वो चाहे गर्मी हो वो चाहे सर्दी हो। और इन असरात से बचने के लिए ख़वातीन जहाँ घरेलू टोटके आजमाती हैं, वहीं वो मुख्तलिफ क्लिनिक्स पर भी अपने मसाइल के हल के लिए जाती हैं, सैलून्स जाती हैं या डॉक्टर्स के पास, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाती हैं। तो आज के सेगमेंट में हम ना सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट से इसका मेडिकली और क्लिनिकली हल जानेंगे, बल्कि स्टूडियोज़ में मौजूद माहिर ग़िज़ाइयत से भी इस हवाले से राय लेंगे कि जनाब खुराक के ज़रिए सर्दियों में हम अपनी जो चेहरे की ताज़गी है, फ्रेशनेस है, उसको किस तरह बरकरार रख सकते हैं, या फिर इसका सिर्फ हल क्रीम्स या फिर ट्रीटमेंट्स ही हैं। तो किस तरह की हमें डाइटरी मॉडिफिकेशन करनी चाहिए जैसे ही मौसम चेंज होता है, किस तरह की हमें चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए अपनी डाइट में, और क्या क्या ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं हम ड्राइनेस के हवाले से, आज उस पर बात करेंगे। इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ ज्वाइन किया है डॉक्टर हिबा उस्मान है, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। डॉक्टर हिबा आपको वेलकम कहती हूँ जागो लोहार में, कैसी हैं आप? और इनके साथ डॉक्टर ईमा शाहीन कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट ने भी हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर ईमा कैसी हैं आप? वेलकम टू वेरी गुड, हाउ आर यू? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले डॉक्टर ईमा आप इसे जानना चाहूँगी, ड्राइनेस का मसला बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, शुक्र है मेरी थोड़ी सी कॉम्बिनेशन है, तो एज सच मुझे इतना ज़्यादा नहीं होता, बस मेरा स्कैल्प जो है ना वो डेंड्रफ से भर जाता है, उस पर भी बाद में आएंगे। लेकिन ड्राइनेस जिनके फेस पे बहुत ज़्यादा हो जाती है, पैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं वाइट, क्या वजह है कि जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है और ड्राइनेस का इशू होना शुरू हो जाता है? इनफैक्ट हमारी जो सर्दी, स्पेशली लाहौर की सर्दी, ड्राई वेदर होता है हमारा, कोल्ड एंड ड्राई वेदर। तो वो ड्राई वेदर के साथ जिनकी स्किन ऑलरेडी ड्राई है वो और ज़्यादा ड्राई हो जाती है। अच्छा। उसके अलावा ये कि ये तो एक नेचुरल फैक्टर्स है जो आप उसको ऐसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। लेकिन जो चीज़ें हम कर सकते हैं वो ये है कि जब आपकी स्किन ड्राई है तो मॉइस्चराइजर्स का यूज़, उसके अलावा डॉक्टर हिबा इसको ज़्यादा एम्फसाइज करेंगी कि वाटर इनटेक हमारा कम हो जाता है, चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल बढ़ जाता है, सूप्स भी हम लेते हैं तो उसमें इतना सारा नमक डाल के तो और ज़्यादा डिहाइड्रेशन होती है। हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइजेशन ये जो है ये हमें कंटिन्यू रखनी चाहिए। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ में मॉडिफाई करने की बहुत ज़रूरत है और शायद इग्नोर हो जाती है, वो ये कि हम हॉट शावर लेते हैं बहुत तेज़ गर्म पानी से। और आप जैसे देखिए बर्तन से चिकनाई उतारनी हो या कपड़ों से, उसमें हम गर्म पानी डालते हैं। तो हम उसी तरह अपनी स्किन से भी जो नेचुरल ऑयल है वो उतार रहे हैं अगर हम बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड सेम होल्ड्स ट्रू फॉर योर स्कैल्प, जो सर की जिल्द है, तो वो भी ड्राई और डैंड्रफ बढ़ेगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हीटिंग सिस्टम्स हैं, जो इन्वर्टर्स हैं या अगर आप कोई गैस हीटर या किसी टाइप की हीटिंग, वो और ज़्यादा मॉइस्चर को कम कर रहे होते हैं। तो अगर आप ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो ह्यूमिडिफायर्स अवेलेबल है मार्केट में, या अगर कोई वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता तो सिंपल एक पानी के बोल में पानी भर के रखें ताकि आपका इन्वायरमेंट जो है वो उसमें ह्यूमिडिटी ना हो ना, मेंटेन्ड रहे, वो ड्राई ना हो और आपकी स्किन फिर उससे भी फ्रेश रहेगी कि आपने डिहाइड्रेशन नहीं होना। अच्छा, दूसरा डॉक्टर हिबा आपसे वही चीज़ कि हम लोग पानी पीना कम कर देते हैं जैसे ही सर्दियाँ आती हैं कि जी जितना ज़्यादा पानी पियेंगे उतना ज़्यादा वॉशरूम जाना पड़ेगा। एक ये तो मुझे समझ नहीं आती, ठीक है वॉशरूम जाएं लेकिन आपके टॉक्सिन्स निकल रहे हैं ना, और उसकी वजह से आपकी बॉडी भी अच्छी रहेगी, तो आप पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें। दूसरा, पानी नहीं पीते, हम लोगों को डाइट का नहीं पता है कि जैसे ही सर्दी आनी है तो हमने किस तरह स्विच करना है, कौन सी डाइट्स होनी चाहिए हमारी विंटर की, जिसकी वजह से हमारा इनरली भी हम स्ट्रांग रहे और हमारा जो फेस है वो भी फ्रेश रहे और ड्राइनेस ना हो।
पहले तो क्योंकि सर्दियों विंटर्स इज़ कमिंग, तो सबसे पहले जो पॉइंट बात मैडम ने भी की कि वाटर इज़ लाइफ। हम फूड डे पे भी, वाटर डे पे भी यही कहते हैं वाटर इज़ लाइफ। तो लोग इसको लाइफ समझते नहीं है, सर्दियों में इसको अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल ही स्विच ऑफ कर देते हैं। अच्छा, ठीक है। तो अब होता कुछ हुआ है कि लोग सर्दियों में क्योंकि वॉशरूम की टेंशन है, वैसे भी प्यास नहीं लगती सर्दियों में, प्यास नहीं लगती क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया होता है। हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से चलिए आपने कहा है तो साथ साथ मैं भी पानी पी लेती हूँ। ठीक है। मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से प्यास नहीं लगती, और प्यास ना लगने की वजह से जो है ना हम पानी कम पीते हैं। जब हम पानी कम पीते हैं तो हमारी स्किन हाइड्रेटेड नहीं होती, डिहाइड्रेटेड हो जाती है। जब डिहाइड्रेटेड होती है तो स्किन पे स्कैब, खुश्की, ड्राइनेस, ये सारी हमारी स्किन पे आने लग जाती है। और जैसे कि मैडम ने जिक्र किया कि हम शावर हॉट बाथ लेते हैं, स्टीमर्स लेते हैं, बहुत तेज़ पानी से नहाते हैं। तो अब अगर आप डाइट को कंसीडर करें तो हम इसमें कहते हैं कि जितना आप समर में वाटर इनटेक करते हैं उतना ही आपको वाटर इनटेक विंटर में भी करना चाहिए। ये मिथ है कि आपको वॉशरूम्स आता है। आपने अगर हम नोट करें ना तो ज़्यादा बीमारियां जो है ना हमारे इसी विंटर के एरियाज में टाइम में आती है, जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, क्योंकि इसमें मोस्टली यूरिक एसिड के मरीज़ और इस तरह के मरीज़ जिनको ज़रूरत है कि अपनी बॉडी से टॉक्सिन रिमूव करें, वो नहीं रिमूव कर पाते क्योंकि वो वाटर इनटेक नहीं करते हैं। ट्रू। डायबिटिक मरीज भी वो अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल के चक्रों में, हमें वॉशरूम्स बहुत ज़्यादा आएगा, पानी कम पीते हैं, किडनीज इश्यूज बहुत आते हैं इस ड्यूरेशन में क्योंकि वाटर इनटेक कम हुआ होता है। तो एडवाइस ये है कि जितना, और अगर पानी नहीं पी सकते फ्रेश जूसेस या फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, वो भी वाटर रिटेंशन को कंट्रोल करते हैं आपकी बॉडी में। अब जैसे आजकल जापानी फल बहुत ज़्यादा आया हुआ है, उसको अपनी डाइट में इन करें। वो विटामिन डी भी है उसमें, आपकी स्किन भी ग्लो होती है, उसमें विटामिन सी भी है। हाँ जी, एंटीऑक्सीडेंट है। और ऐसे फ्रूट जो विटामिन सी और ई रिच हों वो अपनी डाइट में ऐड करें, उससे आपकी स्किन ड्राई भी होने से कम होगी, ग्लो भी करेगी। देखिए बाहर तो मैम डर्मेटोलॉजिस्ट है, वो ज़्यादा बेहतर जानती है कि बाहर तो हम लगाते हैं, वो टाइमिंग हम लगाते हैं, लेकिन हमारी इनर भी तो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो हमें ऐसी चीज़ें अंदर भी लेनी चाहिए जो हमारी स्किन को ग्लो करे। एग्जैक्टली वही ना कि हम सिर्फ बाहरी क्रीम्स लगाए जाएंगे या ट्रीटमेंट्स कराएंगे और इनरली हम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे, फ्रेश नहीं रहेंगे, तो कोई फायदा नहीं है बाहर जितना मर्जी आप ट्रीटमेंट करा ले। ऐसी है ना डॉक्टर हिमा कि हम लोग बाहर से ट्रीटमेंट कराते हैं, इवन तो कि क्रीम्स लगाते हैं। दूसरा ये कि लाहौर का जो पोल्यूशन है, ख़ास तौर पर जो फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से कितना ड्राइनेस का प्रॉब्लम बढ़ सकता है? देखिए, आलूदगी लाइक आपकी एयर के अंदर ऑब्वियसली वो बहुत एक ख़राब चीज़ है, आपकी हेल्थ को ओवरऑल अफेक्ट कर रही है। लेकिन अगर आप ये कहें कि डायरेक्टली स्किन के ऊपर कुछ एलर्जेंस जो हवा में होते हैं, बट दे आर नॉट रिलेटेड टू स्मॉग ऐसा, वो करते हैं। लेकिन उसके साथ जो और फैक्टर्स आ जाते हैं, आप मास्क पहन रहे हैं, कई लोगों को मास्क की वजह से एक्नी बढ़ रही है, वो ज़्यादा वो है। लेकिन ये जो डायरेक्टली दिस इज नॉट रिलेटेड कि अगर आप ये कहेंगे कि स्मॉग की वजह से स्किन पे ड्राइनेस होने लगेगी या इरिटेशन, दैट इज रादर जो आपका एयर में पानी सस्पेंडेड होता है, वो पानी है, तो वो आपकी स्किन को। लेकिन जो उस पानी में एलर्जन जो अदरवाइज सेटल डाउन हो जाते थे वो कैरी होंगे, वो आपकी स्किन के साथ ज़्यादा कांटेक्ट में आएंगे, तो इनडायरेक्टली उसको ख़राब कर सकता है, लेकिन डायरेक्ट इसका रिलेशन नहीं है। अच्छा, तो फिर किस तरह के जिनकी ख़वातीन की या मर्द हज़रात की ड्राइनेस होती है, शुरू हो जाती है, तो उनको क्या करना चाहिए? कौन कौन से ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं वो? देखिए, मैं इसमें कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ों में नहीं जाऊंगी क्योंकि हमारे यहाँ पे सारे लोग देख रहे होते हैं। अफोर्डेबिलिटी इज़ अ वेरी मेजर प्रॉब्लम। सिंपल चीज़ ये है कि जो एक होती है हम पेट्रोलियम जेली, वो आप दैट इज़ अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर, स्पेशली जिनकी ड्राई स्किन है उसके लिए। कई दफ़ा लोग ये कहते हैं कि उसके इस्तेमाल से हमारी स्किन चिप चिप करने लगती है, वो हमें अच्छा फील नहीं होता। अगर जो है मतलब डे टाइम में काम कर रहे हैं तो उसके साथ तो आप मिनिमम इतना ये करें कि रात को ज़रूर लगा लें। फेस पे भी लगा सकते हैं, हाथों पे, पाँव पे। और जैसे मुनीबा आपने स्टार्ट में बात की थी, लोग ज़्यादा फेस के लिए कंसर्न होते हैं बिकॉज वो एक ही चीज़ इफेक्ट भी होता है लेकिन दूसरा वो नज़र आ रहा होता है। हमारे हाथ और पाँव वो भी एक्सपोज्ड हैं वो, लेकिन वो इतने ऑब्वियस नहीं होते, लोग उनको भूल जाते हैं। ख़ास तौर से हाथों का, क्योंकि आपका हाथ हमारी जो घरेलू ख़वातीन है या इवन काम करने वाले मर्द हजरात हैं, वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स से सबसे ज़्यादा एक्सपोज हैं। पानी में, बर्तनों में वो काम कर रहे हैं, या अगर बाहर जाके कोई ऑफिस का भी काम है तो आपके जो ये होते हैं प्रिंटर की इंक के, वो उससे सबसे एक्सपोजर में हाथ आपके आ रहे हैं। हाथों की और बार बार वॉश हो रहे हैं, बार बार वॉश करने से वही कि आपका ऑयल उतर रहा है, वो और ड्राई हो रहे हैं। हाथों की मॉइस्चराइजेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको कहा कि पेट्रोलियम जेली लगा सकते हैं, उसके अलावा
एनी गुड मॉइस्चराइजर, कोई भी आप रूटीन में, जैसे अच्छे मार्केट में डिफरेंट नेम्स से अवेलेबल हैं। जी जी। अगर आपको चिप ज्यादा लगती है, आप ग्लिसरीन पानी मिला के वो भी लगा सकते हैं। अच्छा। मैं तो ये कहूंगी कि आप अपना जो किचन का और वॉशरूम का बेसन है उसके साथ आप रखें। जब आप वॉश करते हैं उसको टॉवल ड्राई करके या टिश्यू पेपर से ड्राई करके थोड़ी सी वेट स्किन के ऊपर आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करें। तो मुझे पंप बॉटल्स अच्छी लगती है बिकॉज दैट इज इजी, आप जल्दी से पंप कर लेते हैं और लगा लेते हैं। आपको कोई पार्ट ड्राई लगता है बॉडी का, हाथों पे, बालों पे, फौरन से लगाएं और वो मॉइस्चर लॉक हो जाता है जब आप थोड़ी सी वेट स्किन पे लगाते हैं, डैम्प स्किन के ऊपर तो जब आप लगाते हैं। उन प्रॉब्लम्स को आने से पहले रोक सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये कहते हैं कि जो वैसलीन या पेट्रोलियम जेल लगाने से आपके पोर्स क्लॉग्ड हो जाते हैं, वाकई ऐसा है या नहीं है? देखिए, इस तरह है कि पोर्स की जहाँ तक क्लॉगिंग की बात है, आपने जैसे भी आप मेकअप्स लगाते हैं, हाँ। वो भी क्लॉगिंग करते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो ऑलरेडी उसके ऊपर से सेल्स जो हैं वो आपके पोर्स को बंद कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कॉम्बिनेशन कई लोगों की जिसकी बहुत ज्यादा एक्नी प्रोन स्किन है, उसमें ये मसला आ सकता है। अच्छा। कि उसमें एक्नी खराब हो। लेकिन ये ड्राई स्किन के साथ जरूरी नहीं है कि आपकी एक्नी प्रोन भी हो। आप हाथों पाँव पे जहाँ से आपकी बॉडी ड्राई वहाँ पे जरूर लगाएं। फेस पे भी आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें। अगर आपको उस तरह एक्नी ब्रेकआउट्स नहीं आ रहे तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं, वरना और इससे भी ज़रा लाइटर मॉइस्चराइज़र जिसमें वो लिक्विड पैराफिन जो है वो उसको ज़रा प्रोसेस करके लाइटर फॉर्म में किया होता है, तो वो अवेलेबल है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर हिबा, कौन कौन से फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हम खा सकते हैं सर्दियों में फ्रेशनेस के लिए? जैसे कि मैंने पहले बात की है, विटामिन सी रिच फ्रूट्स को ज़्यादा अपनी डाइट में ऐड करें। विटामिन सी में ज़रूरी नहीं है फ्रूट्स भी हैं, जैसे कैप्सिकम है जिसको शिमला मिर्च कहते हैं, उसमें भी विटामिन सी है। कैबेज में भी है, मतलब जितनी कैबेज फैमिली है, ब्रोकली फैमिली है, उसमें भी विटामिन सी है। तो अपनी डाइट में मेरा हमेशा से यही बात रही है कि अपनी डाइट को मेनटेन करके अपनी स्किन आपकी ग्लो होगी। आपने अगर आज स्किन की बात की है तो मेरा एक पॉइंट है कि अगर आपका मैदा सही है ना, आपका स्टमक बहुत अच्छा है, आपको एसिडिटी नहीं है, तो आपकी स्किन बहुत ग्लो करेगी। आपकी स्किन तभी ग्लो करेगी जब आपके स्टमक इश्यूज रिजॉल्व होंगे। आपको नो कॉन्स्टिपेशन, नो एसिडिटी, नो बर्पिंग इश्यूज, वो तभी सही होंगे जब आपका वाटर इनटेक अच्छा होगा। मेरी एडवाइस है कि जब आप सुबह मॉर्निंग में उठो, एटलीस्ट 2 ग्लास और 1 ग्लास ऑफ नॉर्मल टैप वाटर जो आपका साइड बेड पे पड़ा हो, आप उठ के साथ ही वो लें, ताकि आपकी बॉडी से जितने टॉक्सिन हैं वो फ्लश आउट होने में आपको ईजी आपकी लाइफ कर सके। वाटर इज़ लाइफ। मैं बार बार इसलिए कही कि पानी आपने पीना है, सर्दियों में ज़्यादा पीना है। ज़्यादा पीने में अगर आप फ्रूट्स की बात करें, फ्रूट्स में भी वाटर रिटेंशन है। सही। फ्रूट्स में भी अब आप आजकल, जैसे मैंने अभी जापानी फल का जिक्र किया, और बहुत से फ्रूट्स अभी आजकल आए हुए। एप्पल आप रूटीन में यूज़ करें। फ्रूट्स आपके पास अल्लाह ताला की नेमत है, उससे अपनी बॉडी को, अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखें, और वो ज़रूरी है। एलोवेरा का इस्तेमाल मैं इसलिए कहती हूँ कि रॉ फॉर्म अगर आपके घर में लगा हुआ है, उसके ड्रिंक्स बनाकर पिएं। उसके ड्रिंक्स आपके, हाँ जी, उसके ड्रिंक्स बहुत अच्छे हैं, और मैं अपने पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ। विटामिन सी और ई रिच ड्रिंक्स होते हैं। क्यूकम्बर ड्रिंक बना सकते हैं। एलोवेरा का ड्रिंक कैसे बना सकते हैं? जैसे रेसिपी तो आज बताएं। अच्छा, हम भी आप अगर एलोवेरा आपके पास घर पे लगा हुआ है, उसकी एक स्टिक उतारे हैं, उसके अंदर से जो है ना उसको धोएं अच्छी तरह, ऊपर से उसको पील करके अंदर से उसका जो है ना लिक्विड जितना है निकाल लें। उसको वो 2 टेबलस्पून हम कंसीडर करते हैं। ब्लेंडर में 1 ग्लास पानी डालें, उसमें मिंट डालें, जिंजर डालें, उसमें लेमन डालें, 2 टेबलस्पून एलोवेरा डालें, उसको ब्लेंड करें और पीजें। वाह वाह वाह, क्या बात है। मतलब ये एक अच्छा आपका उसमें आप बेसल सीड डालें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको आपकी स्किन को ग्लो करती हैं। और मैं अपनी डाइट में जब भी कोई डाइट प्लान रिकमेंड करती हूँ, मैं इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखती हूँ कि जब डाइट पेशेंट कर रहा होता है उसकी स्किन बहुत डल हो रही होती है, तो वो इतना अफोर्डेबिलिटी, जैसे मैम ने जिक्र किया, हर किसी के पास अब खीरा हर कोई अफोर्ड कर सकता है, घर में आता है, रोजाना की बुनियाद पर ब्लेंडर भी आता है, अमूमन अब हर किसी के घर में। तो मैं तो सिंपल कहती हूँ क्यूकम्बर का ही आप ब्लेंडर में स्मूदी बनाकर पी लें, और अगर वैसे खा लें, ठीक है, क्योंकि उसमें हम ये कहते हैं कि लेमन भी चला जाता है, मिंट भी चला जाता है, आपकी स्किन को थोड़ा विटामिन सी इनहैंस फ्रूट्स एक ही टाइम में या वेजिटेबल एक ही टाइम में चला जाता है। बात इतनी है, वही बात आ जाती है कि जितनी आप चीज़ों को अपनी बॉडी में इनगल्फ खाएंगे पिएंगे, उतनी ही आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। खाने के बाद फिर बाहर, जैसे मैडम ने कहा कि आपको मॉइस्चराइजर अपने स्किन को बहुत रखना बहुत ज़रूरी है। जी जी। आजकल की जो एक एडवाइस में दें, जो घर की खातून है, घर की माएँ हैं, हमारी भी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, वो इस चीज़ को अवॉइड करती है सर्दियों में, और फिर कंप्लेन करती है हमारे नकल्स ब्लैक काले हो गए। ठीक है, तो ये मेन कॉज ही ड्राइनेस है। ड्राइनेस है, वो ख्याल नहीं करते। बर्तन धोए ऐसे हाथ
जाकर जो है ना ड्राई स्किन है उसके ऊपर फिर बर्तन धो लिए हैं, फिर बर्तन धो लिए हैं, वो नहीं करते। मैडम ने कहा आप साथ में मॉइस्चराइजर है, दिस इज़ अ गुड साइन। आप किचन में रखे हैं, वॉशरूम के सिंक में, आपका हर टाइम आपका मॉइस्चराइजर सर्दियों में खास तौर पे होना चाहिए, ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। बड़ा अच्छा है, एग्जैक्टली। आप अगर इवन दो कि आप अपनी फेस को भी नहीं ना अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज करते और वो ड्राइनेस की वजह से आपको अपना कलर भी जो है वो डल लगना शुरू हो जाता है। एटलीस्ट 5 मिनट्स आपको अपने या 10 मिनट्स अपने लिए लेने निकालने चाहिए। वो रात को निकालें या सुबह को निकालें, लेकिन निकालना कभी किसी भी वक्त आप निकाल लें, आप मॉइस्चराइज करें अच्छे तरीके से अपने हाथों को, अपने फेस को। अच्छा, दूसरा सनस्क्रीन कितना ज़्यादा लाजमी है डॉक्टर इमा? इसके ऊपर जितना एम्फसाइज किया जाए, जितना लोगों को बताया जाए ना कि सनस्क्रीन लगाना है, वो क्या चेंज कर लेनी चाहिए सर्दियों में हमें सनस्क्रीन? देखिए, सनस्क्रीन ये आप आजकल हर कोई बैठा हुआ है फ़ोन के ऊपर, स्मार्टफोन्स हैं, आपको पता है यूवी इंडेक्स कितना है, उसके साथ आपको आइडिया हो जाता है। बट आप ये ना समझें, बादल आए हुए हैं, सन तो है नहीं, हम सनस्क्रीन क्यों लगाएं? मतलब या घर में बैठे हुए हैं, किचन में जा रहे हैं तो क्यों लगाएं? हम क्यों लगाएं? सनस्क्रीन ये है कि ये हम सबका ही कंसर्न है। लाइक आपको एंटी एजिंग पे बहुत ज़्यादा बात होती है, बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट। उसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है और मोस्ट अफोर्डेबल चीज़, वो सनस्क्रीन का इस्तेमाल है। अच्छा, सनस्क्रीन का ये हजार दफ़ा बताने के बावजूद बार बार यही चीज़ डिस्कस होती है कि हम घर के अंदर हैं, हम नहीं लगाएंगे, बादल आ गए हैं, हम नहीं लगाएंगे, सर्दियों का मौसम है, सनस्क्रीन का मौसम आउट हो गया। ऐसा नहीं है। यूवी रेडिएशन जो है वो आपकी बादलों के अंदर से भी आती है। यूवी रेडिएशन आपकी ये आर्टिफिशियल लाइट्स के अंदर भी मौजूद है। और ये वो एंटी एजिंग की जो मैंने बात की, ये वो उन वाहिद चीज़ है जो आपकी जो एक्सट्रिंसिक एजिंग यानी बाहर के फैक्टर्स की वजह से जो आपकी स्किन एज कर रही है। एक तो अल्लाह मियां ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि हमने बचपन से जवानी से बुढ़ापे में जाना है। हाँ। लेकिन ये है कि जो जिस चीज़ को हम रोक सकते हैं उसमें ये है कि सन रेज को हम रोक सकते हैं, और वो सनस्क्रीन का इस्तेमाल है जिससे आप रोक सकते हैं। और सनस्क्रीन का इस्तेमाल अगेन ये कि एक दफ़ा दिन में लगा लेना काफ़ी नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाऊँगी, 2 घंटे बाद 3, जैसे आप फेस वॉश करते हैं दोबारा सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप लगाएं। अगर आपकी ऑयली है, एक्नी प्रोन है, उसके लिए बहुत सारी अवेलेबल हैं। फिजिकल सनस्क्रीन आर ऑलवेज कंसिडर्ड बेटर। वो उसमें जो है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड होती है, अगर आप लेबल पढ़ना चाहें तो वो माइक्रोनाइज्ड होती है, उस तरह वाइट भी इतनी नज़र नहीं आती। तो सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट फॉर एवरीवन, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, चाहे वो घर के अंदर है, बाहर है। बच्चों को भी आप लगा दें तो बेहतर है। और अगर आपको लग भी रहा है कि थोड़ा बहुत टैन हो रहा है तो वो उससे जो हार्मफुल रेज है वो उससे प्रोटेक्शन होगी। लेकिन ड्राई स्किन वालों के लिए अलग होगी। लेकिन ड्राई स्किन और उसमें दूसरे में इतना फर्क आता है कि उसका जो बेस होता है वो ज्यादा मॉइस्चराइजिंग आप करते हैं, ज्यादा ऑयली करते हैं। तो वो ड्राई स्किन वालों के, जिनकी ऑयली स्किन है, उसमें हम यूजुअली जेल फॉर्म देते हैं। तो कई दफा ऐसी चीजें जिसमें मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन कंबाइंड है। आपको पता है कि ऐसे फाउंडेशंस आ गए हैं ऑलरेडी सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर्स हैं फॉर द सेक ऑफ ईज। और यहाँ पे एक अपनी बात के अलावा मैं ऐड करना चाहूंगी हिबा की बात के अंदर, जैसे इन्होंने फ्रूट इंटेक का कहा, अगर अफोर्डेबिलिटी का इशू नहीं है, मैं ये कहूंगी कि टेक फ्रूट एज अ स्नैक। जो हम बिस्किट्स और चॉकलेट्स और इस तरह की चीजें रखी, जहां आपने ड्राई फ्रूट का बॉल रखा है, उसी तरह जो आपके सीजन का फ्रूट है उसका एक बोल आप अपनी डाइनिंग टेबल पे या जहाँ से हर बंदा गुजरता है वहां पे रख दें। और जब वो खाली हो उसको रीफिल कर दें। तो इस तरह यू कैन इम्प्रूव द फ्रूट इनटेक। अपनी जो डाइट है वो कर सकते हैं। आप कहते हैं जी अच्छा वो कहाँ से निकालेंगे फ्रूट फिर खाएंगे, तो आप टेबल पे रखें। मेहमानों के सामने भी आप रॉ फॉर्म में रखें, आप उसी टाइम उसको कट करके सर्व करें। इट्स गुड थिंग। आप ड्राई फ्रूट, अच्छा ड्राई फ्रूट का मैडम ने जिक्र किया, वो भी आपको बता दें, ड्राई फ्रूट हम कहते हैं हैंडफुल ऑफ नट्स खाने चाहिए। हमारे यहाँ की आवाम हैंडफुल ऑफ नट्स नहीं खाती, वो दोनों हैंड से फूल लेती है, ठीक है। तो वो उसमें मैं एडवाइस करना चाहूँगी कि 7 आलमंड्स, 3 काजू, 2 पिस्ता, मतलब इस तरह डिवाइड करके चीज़ें, क्योंकि हम 6 आलमंड्स की 1 सर्विंग्स कहते हैं। तो उसमें एक वन रिस्ट वो बनती है, वो नहीं बनती कि दोनों हाथों से जो इसमें जो कुछ आया वो खा ले। तो ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल लिमिटेड रखें, क्योंकि जो यही मंथ्स हैं जिनमें वेट गेन भी होता है। ट्रू, क्योंकि हम ड्राई फ्रूट्स बहुत खाते हैं, एक्सेस खाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम ये खाएंगे तो हम पतले हो जाएंगे। फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती ना, बस खाने पे ध्यान होता है, एक्सर्शन पे ध्यान
नहीं होता हमारा। तो ड्राई फ्रूट्स के साथ अगर आपने ड्राई फ्रूट्स खाए भी है तो अपना वाटर इनटेक ज्यादा रखें। वाटर ने आपकी बॉडी को मेटाबोलाइज करना है, आपकी बॉडी में से टॉक्सिन रिमूव करके, और वैसे भी हम वेट लॉस जब करवाते हैं हम कहते हैं कि आपको वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए। लेकिन हमारा वाटर की जगह हमारा कैफीन का इस्तेमाल बढ़ जाता है, कॉफी चाय हम लोग ज्यादा पीना शुरू कर देते हैं। चाय का भी देखें ना, जिस तरह हम पीते हैं दूध पत्ती वाली चाय, ये बिल्कुल गलत है। हमें इंग्लिश टी जैसे होती है वैसे पीना चाहिए, कावा अलहदा बनाना चाहिए, दूध अलहदा से गर्म करना चाहिए उसको, कम दूध की चाय। अगर आप चाहते हैं कि आप एक बैलेंस डाइट को अपनी मेंटेन रखें इन महीनों में, ना वेट गेन हो, कॉफी का इस्तेमाल करें, नॉट बैड, बट कॉफी में भी दूध कम हो जिसमें आपको लगे कि आपकी कार्ब्स कम जा रही हैं। लेकिन आप लिमिटेड 2 कप अ डे इज इनफ फॉर यू। लेकिन सर्दियां जैसे आती हैं वो साथ में हम नट्स भी ले रहे होते हैं, कॉफी भी ले रहे होते हैं, टी भी ले रहे होते हैं, वो सारी चीजों का अब एक हल है कि आप अपना वाटर ज्यादा करें ताकि वो सारी चीजें आपकी बैलेंस हो सके। वाटर आपका इंटेक जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपका विंटर में सारी चीजें बैलेंस हो सकेंगी और आपकी जो स्किन है वो फ्रेश रह सकेगी। अच्छा, आजकल डॉक्टर एम्मा कोरियन स्किन केयर बड़ी ज़्यादा वो चल रही है, सोशल मीडिया पे आप देख लें, हर कोई चाहता है जी हमारी ग्लास स्किन हो जाए, हमारी कोरियन स्किन हो जाए। उस हवाले से फिर लोग डिफरेंट सीरम्स भी यूज़ कर रहे होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो क्या जो ड्राई स्किन वाले हैं वो अपनी कोरियन स्किन बना सकते हैं? देखिए, कोरियन स्किन का जो है वो एक हद तक ठीक भी है। कोरियंस आर वेरी मच इनटू स्किन केयर, लेकिन थोड़े से वो जेनेटिकली भी ब्लेस्ड हैं। आप देखें कि उनके जो मेल्स होते हैं उनके भी फेस पे कोई बाल नहीं नजर आएगा। एग्जैक्टली। और थोड़ा ये है कि जेनेटिकली वो लगता है कि उनकी स्किन जरा बिल्कुल पेल वाइट कलर की है और थोड़ा पिंकिश टोन के साथ। लेकिन जहाँ तक केयर की बात है, आप ये कि कई जैसे ड्राई स्किन्स होती हैं उसमें जैसे आप सीरम्स यूज करते हैं किसी भी स्किन केयर के अंदर, सीरम्स के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। अब वो वेरी करता है फ्रॉम, इट शुड बी कस्टमाइज्ड, टेलर मेड, हर बंदे का अलग अलग वो होता है। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि आपने एक फिक्स रजीम बना दिया और हर बंदा वो यूज कर रहा है। तो वो उसमें ये है कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक स्किन है तो मैं ये आपको कहूँगी कि बीट कोरियन स्किन और एनी स्किन केयर, डोंट जंप इनटू इट। या जो भी आप देख लें, एटलीस्ट उनके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आप चेक कर लें, और आप चेक करके अगर आपको ऑलरेडी पता है कि मुझे इस चीज़ से एलर्जी है, वो चीज़ ना यूज़ करें जिसमें वो वाली कंपाउंड के, विटामिन सी से लोगों को एलर्जी होती है, एलोवेरा से लोगों को सीडी के रिएक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, एलोवेरा से लोग टमाटर इस्तेमाल करते हैं। यानी कि देखने में एक आम सी, और आप सोचते हैं तो बिल्कुल बेजरर चीज़ है, ये इसकी क्या करेगी, इन चीज़ों से एलर्जीज हो सकती हैं। तो अगर आपने कोई कोरियन स्किन केयर का आपको बहुत दिल चाह रहा है और आप वो सीरम्स आप वो पूरा पैक ले आए हैं और वो कर रहे हैं, तो इसमें पीलिंग एंड माइक्रो नीडलिंग एंड लॉट ऑफ स्टफ इज देयर, तो आप एटलीस्ट वो प्रोडक्ट जो है वो अपने, इसको मिनी पैच टेस्ट करते हैं, कहते हैं कई दफ़ा ये हेयर कलर्स और डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं आपकी कॉस्मेटिक यूज, उसके पीछे लिखा भी होता है कि आपने कान के पीछे अप्लाई करना है और डेली करना है अप्लाई उसको। अच्छा। और आपने 72 आवर्स यानी 3 दिन तक देखना है कि आपको वहाँ पे उससे कोई खारिश, कोई जलन, कोई छाले, इस तरह का प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ देन यू कैन यूज इट। यूजुअली आप बाकी ये जो चीज़ें हैं कि विटामिन सी हो गया, हाइलुरोनिक एसिड हो गया, या जो ये पीलिंग कंपाउंड्स होते हैं, इसमें जो है हम इसको जो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स, यही चीज़ें हैं जो वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में डिफरेंट स्किन केयर्स में यूज़ हो रही हैं। और अगर आपको पहले कोई इससे एलर्जी नहीं हुई और आप वो कोरियन स्टाइल में यूज़ करना चाहते हैं तो गुड फॉर यू, आप कर सकते हैं। अगर मुनीबा आप अलाउ करें, मैं एक क्वेश्चन जी जरूर जरूर। अच्छा, मुझे बताइए कि 30 इयर्स के बाद उम्मन औरतें जो है ना कहती हैं कि जो बड़ी कॉन्शियस होती हैं कि यार अब छाई ना कोई आ जाए, तो पहले से ही वो यूज़ करने लग जाती हैं कि ऑर्डिनरी की कोई प्रोडक्ट यूज़ करती हैं, हाइड्रोलिक एसिड यूज़ करती हैं। तो क्या मतलब ये करना चाहिए 30 इयर्स के बाद या नहीं? अगर ज़रूरत नहीं है तो उसको टच ना करें। देखिए भाई, इस तरह है कि आप छाइयों का, आपने एक स्पेसिफिक बात की, पहले मैं उसकी तरफ आऊँगी। छाइयाँ जो है वो उसको मलाजमा कहते हैं, कुलाजमा कहते हैं, मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं। आप भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आपको आइडिया होगा दैट इज बिकॉज ऑफ हार्मोनल जो उसके बहुत सारे और फैक्टर्स के अलावा एक हार्मोनल चेंज मेन प्रॉब्लम है, आयरन डेफिशिएंसी मेन प्रॉब्लम है, सन एक्सपोजर मेन प्रॉब्लम है। ये दीज आर द नोन फैक्टर्स जिसकी वजह से छाइयाँ बनती हैं। तो आप इन चीज़ों को प्रिवेंट करें। बाकी अगर आप हाइलुरोनिक एसिड लगाना चाहती हैं, टॉपिकल हाइलुरोनिक एसिड कम होना शुरू हो जाता है आपका एज यू एज 25 के बाद भी लगा लें, कोई हर्ज किसी को कुछ होता भी नहीं है फिर भी वो 35 स्टार्ट हो जाते हैं, हमें आगे ना हो जाए, ये क्यों करते हैं? देखिए, आगे ना हो जाए उसको प्रिवेंट करने का मैंने कहा यही तरीका है कि आयरन डेफिशिएंसी ना हो, अपना फूड इंटेक अच्छा रखें, सन ब्लॉक्स का इस्तेमाल करें, और उसके अलावा जो है अपनी एक्सरसाइज वगैरह करें, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस ना आए।
तो वो चीज़ें अवॉइड करने से आप छाइयाँ बनना रोक सकते हैं। हाइलुरोनिक एसिड छाइयाँ नहीं रोकता। वो आपका हाइड्रेट रखता है। बिल्कुल, वो आपकी स्किन को अगर आप हाइड्रेट रखता एंटी है। एजिंग की बात करें कि हाइलुरोनिक एसिड लगा लिया या रात में रेटिनॉल सीरम्स इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, तो वो जस्टिफाइड है, वो आपकी स्किन की एजिंग को रोकेगा। वो जो आप कोई कहते हैं कि डार्क स्पॉट्स बनने, जो एज स्पॉट्स होते हैं, वो दूर दूर स्पॉट्स होते हैं, दैट इज नॉट लाइक अ मास्क। हाँ। उसको प्रिवेंट कर सकता है, लेकिन छाइयाँ अगर आप कहें तो छाइयों का प्रॉब्लम है, वो आप इन चीज़ों से नहीं प्रिवेंट कर सकते। चलिए एक और टॉपिक मिल गया है कि जनाब छाइयाँ मिलाजमा जिसे कहा जाता है, या रेटिनॉल सीरम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है कि जनाब अपने डार्क स्पॉट्स जो है वो उस पर हम नेक्स्ट टाइम जो है ना इस पर बात करेंगे कि जनाब जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है वो किस तरह इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। आज हमने बात की है ड्राई स्किन के हवाले से कि आप अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन के साथ किस तरह अपने ड्राइनेस को बेहतर कर सकते हैं और क्लिनिकली और मेडिकली किस तरह आप इसको बेहतर कर सकते हैं। डॉक्टर हिबा उस्मान हमारे साथ मौजूद थी और डॉक्टर ईमा शाहीन हमारे साथ मौजूद थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ पर आए। और इसी नोट पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब लाहौर की गलियों, सड़कों और बाज़ारों में आपको जा बजा रेडियों और ठेलों पर लगे फूड स्टॉल्स नज़र आएंगे और मुझ समेत बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने मुतअद्दिद मरतबा उन मोबाइल फूड स्टॉल से कुछ ना कुछ ज़रूर खाया होगा और बस ज़रा सी भूख हमें महसूस होती है तो हम जनाब दही भलो या फिर फ्रूट चाट की रेडी से एक प्लेट बड़ी मज़े की खाते हैं। और फिर हम में से अक्सर लोगों ने कभी समोसे, फिंगर चिप्स तो कभी गोलगप्पों की प्लेट, तो उससे भूख मिटाने के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। हमारे साथ कभी बच्चे होते हैं, कभी बड़े बूढ़े होते हैं, तो वो भी सब खा रहे होते हैं और फिर वाह वाह कर रहे होते हैं, क्या बात है, इस जैसा तो टेस्ट किसी और का नहीं है। और हमने ख़ासतौर पर जब विंडो शॉपिंग के लिए जाना होता है तो खैर बहुत सी ख़वातीन हैं घर से जानबूझकर खाली पेट जाती हैं कि जनाब वहाँ से जाएंगे और आग की चना चाट खाएंगे या गोलगप्पे खाकर साइड मील के तौर पर गुजारा कर लेंगे या फिर शामी बर्गर खाएंगे, साथ गोल्ड ड्रिंक्स पिएंगे। तो ये हमारा सारा का सारा सिनेरियो होता है जब हमने बाहर निकलना होता है। लेकिन उन फूड पॉइंट्स या फिर रेडियों पर सफाई और बर्तनों की क्या सूरत हाल होती है, वो अगर हम देख लेना तो मेरे ख्याल से हम कभी भी दोबारा से उनका रुख नहीं करेंगे और खाएंगे नहीं। वैसे सिर्फ ख़वातीन ही नहीं बल्कि उन मर्दों और उन लड़कों की भी बात करना चाहूँगी जो घर में तो ये कहते हैं कि पानी का गिलास जो आपने मुझे दिया है वो धोया भी है या नहीं धोया, धोकर इसमें पानी डाला है, या खाना खाते वक्त जो बर्तन है वो भी धोकर इसमें सालन डाला है कि नहीं डाला। मुख्तसरन ये कि बाहर हम कभी नहीं पूछते कि जिस सड़क पर हम खड़े होकर कुछ भी खा रहे होते हैं वो उसे किस तेल में बनाया जा रहा है, कितनी बार वहाँ पर उसके अंदर फ्राई किया जा रहा है, ये हम जानने की ज़हमत तक नहीं करते। उसमें कितने बार पकोड़े बनाए जाते हैं, तले जाते हैं, चिप्स कितनी दफ़ा उसमें बन रही होती है। और ज़रा रुके, समोसे का जो मटेरियल हमारी आंखों के सामने बनता है ना, बनाने वाले के हाथ साफ़ है, उसके नाखून की कटिंग हुई है, उसकी सफाई हुई है, उनका मेडिकल सर्टिफिकेट आखिरी बार कब चेक हुआ है, ये जानने की हम कभी भी जहमत नहीं करते। और लाहौर में तो जनाब आप समझ लें कि हर छोटा बड़ा जितना भी आप वहाँ पर रेडी बांध के देखेंगे ना, उनके पास कोई भी सर्टिफिकेट, खासतौर पर फिटनेस सर्टिफिकेट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आज हमने बहुत ज़्यादा इंकशाफात करने अपने इस स्टूडियो में अपने आज जो मेहमान हमने बुलाए हैं कि जनाब जायके कैसे बनते हैं, जो हम वाह वाह करते हैं और खाते पीते हैं बाहर रह के, तो वो जो जायके है ना वो एम ही नहीं आते, वो जायके किस तरह आते हैं उस पर हमने बात करनी है। फूड एक्सपर्ट मोहसिन भट्टी साहब आज उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सर आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप भट्टी साहब? ठीक है। और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है डीजी फूड अथॉरिटी है राजा जहांगीर अनवर साहब हैं। सर आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं सर आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर कैसे बनते हैं जायके, ज़रा आज हमने उसके ऊपर रोशनी डालनी है कि जायके कैसे बनते हैं। आप लोग वैसे तो हम देखते हैं कि वक्तन फ़वक्तन कार्रवाइयाँ भी करते रहते हैं, लोग जो है वो सील्स भी किए जाते हैं, दुकानें भी सील की जाती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रोज़ारे की बुनियाद पर दूध भी तल्फ़ किया जा रहा होता है, अंडे भी देख रहे होते हैं हम लोग कि वो भी तल्फ़ किए जा रहे होते हैं, काफ़ी चीज़ें मिलावट वाली चीज़ें। और ख़ास तौर पर आज हम जो रेडी बान है, बिकॉज ये आजकल हमें हर जगह ठेले नज़र आ रहे होते हैं और मुझ समेत भट्टी साहब हर कोई होता है कि क्योंकि वक्त कम होता है तो हम फ़ौरन से वहाँ पे खड़े होकर खा जाते हैं। उनकी फूड क्वालिटी कौन चेक करता है और किस तरह चेक करनी है? सबसे पहले तो ये है कि आपका इंट्रो बड़ा फैक्चुअल था, एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है। और ये मैं बताऊं कि फूड अथॉरिटी बनी है 2012 जी।
उससे पहले जो फूड अथॉरिटी थे वो मोहसिन भट्टी थे। अच्छा, उसकी वजह ये है कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आपने पिक्चर पेश की कि हम जब बाज़ारों में जाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाते जी, हैं जी। तो हम यही कुछ खा पी रहे होते हैं। और ये कोई 2012 के बाद नहीं शुरू हुआ, ये जब से कल्चर है खाने पीने का लाहौर तब से का, शुरू हुआ ये है, तब हाँ। से शुरू है। और ये अब हर बंदे को खुद अपने आप को फूड अथॉरिटी मानना पड़ेगा चाहिए। कि मैं क्या खा रहा हूँ। आपने बड़ा अच्छा कहा कि वो कहाँ से खा रहा है, क्या खा रहा है, कितना खा रहा है, उसके इर्द गिर्द कितना गंदा माहौल है या अच्छा माहौल है। इसके लिए सबसे पहले मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि फूड की तरफ जो तवज्जो दिलाई गई वो मोहसिन भट्टी साहब ने जी दिलाई। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद हमने देखा कि 2011 में लेजिस्लेशन होती है, कानून साजी होती है कि ये इतने अस्पताल भरे पड़े हैं, उधर दिल के अस्पताल और चाहिए, हमें बेड्स ऐड करने हैं, हमें किडनी लिवर इंस्टीट्यूट्स बनाने हैं। लेकिन वजह क्या है? और वजह पीछे पता चली कि वो है ये गंदा खाना। की सफाई। दूसरी बात, हमारे यहाँ हाइजीन, सफाई सुथराई जिसको कहा जाता है, वो 3 लेवल की बहुत ज़रूरी, बड़ी अहम है। एक है पर्सनल हाइजीन। अब मैं अगेन तारीफ़ करूँगा आपके इंट्रो की कि आपने बड़ा मुनासिब इंट्रो दिया कि हमें ये नहीं पता कि जो बंदा खाना सर्व कर रहा है, जो फूड हैंडलर है, क्या उसकी मेडिकल स्क्रीनिंग हुई है, वो कहीं हेपेटाइटिस, टाइफॉइड, टीबी का मरीज़ तो नहीं है। पर्सनल हाइजीन का मसला है। नंबर 2, फूड हाइजीन, वो खुराक जो हम खा रहे हैं तैयब है, साफ़ सुथरी है, पाक है कि नहीं है। नंबर 3 है वर्क प्लेस हाइजीन, कि जहाँ खाना बन रहा है वो गिरदो नवा या उसके अंदर जो टूल इस्तेमाल होते हैं क्या वो ठीक है कि नहीं। अब आ जाते हैं कि फूड अथॉरिटी पे, क्योंकि ये बातें तो भट्टी साहब भी करेंगे कि जो इसमें शफात आपके इंट्रो में था। हम क्या कर रहे हैं, एक तो पिछले 3 माह से हमने एक कैंपेन शुरू की हुई है। इससे पहले पूरे पंजाब में 3,55,000 लाइसेंस होल्डर थे हमारे जो फूड को हैंडल करते हैं। फूड के डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जो सबसे टॉप कैटेगरी वो है जहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, बड़े बड़े मल्टीनेशनल के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, फैंसी रेस्टोरेंट्स, फूड चेन्स हैं। इसी तरह जो सबसे लोएस्ट है वो हमारी कैटेगरी, हम उसको कहते हैं 400 रुपीज़ कैटेगरी। वो कैटेगरी है जो रेडी या ढाबा या जो छोटा दुकानदार जो फूड हैंडल कर रहा है। एक तो हमने मैंडेटरी किया हुआ है और कर दिया है बाकायदा। अब इसके लिए हमने ये किया कि इससे पहले जिस सेक्टर या जिस लेवल की आपने बात की रेडी मोहल्ले में, उसको पहले ये था कि 2-3 हज़ार का टेस्ट करवाना उसके लिए मुश्किल था। हमने WHO के कंट्री हेड को रिक्वेस्ट की कि हमें 5 लाख वो टेस्टिंग किट्स चाहिए, वो ताकि हम इनको फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकें। ज़ाहिर है किसी को 2-2.5 हज़ार रुपये का जो आपने अगर उसको कहीं से करवाना है उस बेचारे ने, ज़ाहिर उसके लिए दिहाड़ी 500-700 की दिहाड़ी वो कहाँ से करवाएगा। हम उसको बंद कर देंगे, उसका रोज़गार बंद होगा, पॉवर्टी। लेकिन उसको हम इस तरह छोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने हमसे MOU किया और वो हमें 5 लाख किट्स देने जा रहे हैं ताकि हम एटलीस्ट उसको भी किट अफोर्ड कर सके। जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो तो कर ही रहे हैं। दूसरी बात मैंने बता रहा था 3,55,000 लाइसेंस होल्डर्स थे। अब हमने टारगेट किया हुआ 31 दिसंबर तक हमने 5 लाख लाइसेंस होल्डर क्रॉस पंजाब करने हैं। उसकी वजह क्या है, जब आप लाइसेंस बनवा लेते हैं तो आप हमारे रडार पे आ जाते हैं। हमारी इंस्पेक्शंस, ट्रेनिंग्स, मेडिकल स्क्रीनिंग, ये सारा हमारा अपना जो डिजिटल सिस्टम है। जब हमारा एक फूड सेफ्टी ऑफिसर चेकिंग करने जाता है, लेट से समनाबाद जाएगा, तो उसके पास पूरे का पूरे समनाबाद का पिक्चर होगी कि मैंने किस किस को चेक करना है, या गड़ीशाऊ जाएगा या जहाँ भी जाएगा। इसलिए हमने अब इसको फोकस किया है लाइसेंसिंग को। 1 नंबर 2 मेडिकल स्क्रीनिंग, जैसे मैंने कहा हमारे साथ अब चूँकि फूड के रिलेटेड तकरीबन 2 मिलियन लोग हैं पंजाब में, 20 लाख लोग फूड इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं जो फूड हैंडलर हैं। मैं फूड इंडस्ट्री में और भी लोग होंगे, लेकिन फूड हैंडलर्स हैं। इनके लिए एक बहुत बड़ा एक हमने हाइजीन का प्लान, उसकी ट्रेनिंग हमने नया डायरेक्टरेट बना दी ट्रेनिंग का। अब ट्रेनिंग पहले होती थी कि हम बुलाते थे हर जिले में कि आए जी हमारे पास ट्रेनिंग सीख। अब हमने इनको वैन्स दिए हैं, उसके अंदर सिस्टम लगे हुए हैं। अब ये खुद जाएंगे, जहाँ से भी 10 से 15 के करीब लोग होंगे, ये खुद जाके उनकी फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स के साथ करेंगे इंशाल्लाह। तो ये नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। अच्छा भट्टी साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। सबसे पहले तो यही कि ये जायका कैसे आता है, इतना मज़े का जायका जो हम लोग बाहर खा रहे होते हैं। 402 लाहौर की यूनियन काउंसिल्स हैं जिसमें 70,000 के करीब छोटे बड़े जितने भी फूड पॉइंट्स हैं वो रोज़ाना लगते हैं। वहाँ से कोई तकरीबन 25 लाख लोग हैं जो रोज़ाना कुछ ना कुछ उन फूड पॉइंट से खा रहे होते हैं। अब बताएं जायके कैसे आते हैं? मुनीबा, आपने मुझे बड़ा हैरान किया। डाटा आपके पास अच्छा है। डाटा हमने निकाला हुआ है आज सारा। डाटा है। अच्छा, अब जायके कैसे बनते हैं? जब पंजाब फूड अथॉरिटी नहीं बनी थी, उससे पहले क्या होता था? उससे पहले ये होता था कि हम लोगों से मुराद मैं नहीं, ये जो फूड के काम करने वाले हैं, ये लोग क्या करते थे कि ये साबन के नाम पे इस्तेमाल शुदा कुकिंग ऑयल मंगवाते थे। अच्छा। अब वहाँ से इंपोर्टेड कुकिंग ऑयल आया। वहाँ पे चूंकि कानून बड़े सख्त हैं, कोई भी प्रोडक्ट उसमें जब एक बार फ्राइंग हो गई है उसके बाद उन्होंने वो ऑयल डिस्कार्ड कर देना जी। वो ऑयल जो है उन्होंने डिस्कार्ड कर देना है। हमारे लोग यहाँ से जाते थे, वो जाके ऑयल खरीद लेते थे।
और वो यहाँ पे कस्टमर लोग कहते थे कि हमने तो साबुन बनाना है। वो ऑयल लाते थे और उसमें फ्राइंग होती थी। ये जो समोसे, पकौड़े, निमको, फ्रेंच फ्राइज, इसमें जो मज़ेदार जायके आते थे कि गोश्त का फ्लेवर आता था। हम निमको खाते थे, कहते थे मुर्ग दाल है, बड़ी मज़ेदार है। वो पता ये चला है कि उधर तो उसमें हराम अशिया फ्राई हुई हुई है। ओके। तो अब उसका जायका आता था यहाँ पे, लोगों को पता नहीं था, ये यहाँ पे चल रहा था। और वो ऑयल जो है वो अपनी उम्र पूरी कर चुका होता था। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे जब उसमें करते हैं तो वो कैंसरस हो जाता है। और वैसे भी कहा जाता है कि 19 लाख लोग हैं जो हर साल जो है जिनकी मौत होती है सिर्फ ये गंदे खाने की वजह से। जी जी जरूर। इतनी जबरदस्त इसकी वो वजाहत की है और एक प्रीमियम सेट की है। पाकिस्तान जो है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। एडिबल ऑयल की बात, $4 बिलियन का हम सालाना ऑयल ये घी इंपोर्ट करते हैं। उसमें 30% तो जा रहा है कमर्शियल और ये जो मार्केट्स में और दीगर इदारों, 70% घरों में इस्तेमाल होता है। ये भट्टी साहब ने जब अभी थोड़ी देर पहले जो बात की कि घरों में भी हम विद नेकेड आई देख सकते हैं। और मैंने जब मुझे पता चला भट्टी साहब 6 माह पहले जब मैं इस इदारे में आया तो मैंने अपने कुक को जाके पूछा कि यार ये उन दिनों रमज़ान चल रहा था, वो रोज़ शाम को हम खाते थे। तो मैंने उसका नाम ताहिर है, मैंने कहा ताहिर ये तुम इसका जो ऑयल हो जाता है इसको ज़ाया कहाँ करते हो? उससे कहा कोई ज़ाया नहीं करते, हम तो इसके अंदर और डाल के। तो ये मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ। अच्छा। आई कॉल्ड माई वाइफ, मैंने कहा यार ये तुम्हें पता है कि ये तो रेंसिडिटी इसकी जब हो जाए तो ये तो पॉइजनस हो जाता है। शी सेड के पढ़ी लिखी खातून है, उसने कहा मुझे आज तक नहीं पता था। हमने इस पे भट्टी साहब 10 हाउसिंग सोसाइटीज़ लाहौर की पिक की। अच्छा। हमने उस पर सर्वे किया घरों में और तकरीबन कोई 5000 घरों का सैंपल साइज लिया अभी 3 माह पहले। अच्छा। हमने हर घर की खातून खाना या उसको कुक को पूछा कि क्या आपके घर में ऑयल कितना आता है। अच्छा, ये तो उस सर्वे में बाद में आता हूँ। पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज़्यादा घी खाने वाला मुल्क है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं 24 किलोग्राम पर पर्सन पर ईयर घी हम तो इसलिए तो देखें ना मोटापा कितना ज्यादा है, वो डायबिटीज कितनी ज्यादा है हमारी, आपको पता है हार्ट के कितने ज्यादा प्रॉब्लम है। आप स्टेटिस्टिक्स की बात करिए, नंबर्स की बात करिए, पाकिस्तान में 40% मोर्टेलिटीज जो डेथ्स हो रही हैं 40% वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की वजह से हो रही है, जो घी की वजह से। जब हमने सर्वे किया तो हमें पता चला कि 99.7% खवातीन जो खाना बनाती हैं घर पे उनको रेंसिडिटी ऑयल का कोई इल्म नहीं था। 1 नंबर 2 हमने अब ये किया कि उन 10 सोसाइटीज़ में हमने जो हमारे भट्टी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि 2017 में हमने ये रेगुलेशंस बनाई थी कि ये जो यूज़ कुकिंग ऑयल है, जो इतने फ्रायर्स हैं हमारे मल्टीनेशनल्स हैं, फूड फ्रायर्स हैं, फिर ये उन्होंने बड़ा निमको और चिप्स बनाने वाले इदारे पर बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, ये टनों के हिसाब से इनका डेली जो है ना कुकिंग ऑयल यूज़ कुकिंग ऑयल वो होता निकलता है, बाई प्रोडक्ट बनती है। हमने 10 लाइसेंस दिए, उनको कलेक्ट करना शुरू किया। जब कलेक्शन शुरू की तो आगे भट्टी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। वो पता ये चला कि वो साफ़ करके ना दोबारा फूड इंडस्ट्री में वापस भेज रहे हैं, बजाय इसके उसका बायोडीजल बनता, ग्लिसरीन बनती और उसकी बाई प्रोडक्ट्स हैं। और वो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, मैंने खुद 2-3 फैक्ट्रियाँ चेक की हैं। और वो जब हमने उनको चेक करना शुरू किया अभी जस्ट 1 माह पहले हमने एक भट्टी साहब पकड़ा 35,000 लीटर यूज कुकिंग ऑयल लेके, वो लाहौर की फैक्ट्री है, वो मुल्तान जा रहा था अपना बाउजर भर के। हमने रात को 3 बजे इंटरसेप्ट किया, हमारी काफी विजिलेंस टीम लगी हुई थी पीछे उसके। मुझे पहले शक था उस बंदे पे क्योंकि वो बहुत अगर वो पकड़ा ना जाता डीजी साहब तो ये 35,000 घरों में सप्लाई होना था। और ये मैं बताऊं अब चूंकि फिश का सीजन आ रहा है भट्टी साहब, और ये फिश में वो यूज कुकिंग ऑयल को एक छोटा सा केमिकल लगा के उसके बाद ये जो हमारी मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल है, उसके अंदर मिक्स करके ये फिश फ्राई की जाती है। अच्छा अभी भट्टी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि दुनिया में जो अमेरिका फिश की जैसे आपने बात कर ली है, भट्टी साहब ने इसके ऊपर एक किया भी था, मजंग में एक दुकान थी फिश की, उस पर भट्टी साहब का वीडियो भी पूरी आई थी। भट्टी साहब क्या था वहाँ पे, हमें भी बताएं, हमारे देखने वालों को भी बताएं, क्या देखा था आपने वहाँ पे? देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि आप लोग हर सर्दियों में वो क्लिप शेयर कर देते हैं, हालांकि अब वो चीज ठीक हो गई हुई है, ठीक है? लेकिन तब आपने क्या देखा था? उस वक्त तो ये था कि उन्होंने मसाला लगा के, चूंकि वो बहुत मशहूर पॉइंट है, वहां पे लोग पैसे पकड़ के लाइनों में लगे होते थे। मतलब उन्हें टाइम नहीं मिलता था ना, फिश बारी नहीं आती थी, बारी नहीं आती अभी क्योंकि मछली खाने का शौक ही बड़ा। अब वहां पे अंदर उनका जो वॉशरूम था उसके अंदर भी स्टॉक किया, गोदाम सारा भर गया, जगह किल्लत थी, उन्होंने वॉशरूम के अंदर भी मसाला लगा के रख दी। अच्छा, वॉशरूम को मसाला लगाया था कि उन्होंने मछलियों को मसाला नहीं, वॉशरूम का मसाला मछलियों को लग रहा था, ठीक है? तो ये हो रहा था। लेकिन ये है कि खैर वो तो जो पंजाब फूड अथॉरिटी ने जब एक्शन लिया तो वो चीज़ें रेक्टिफाई हो गई। लेकिन अब मैं 1-2 चीज़ें और ऐड कर दूं ताकि हम इस टॉपिक को क्लोज करें।
अब उसमें ये है कि अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? दो जिम्मेदारी है। नंबर एक कि जब हमने ऑयल की वो चेक कर ली, हमने फ्राइंग के लिए जहां पे फ्राइंग हो रही है ना, आपने देखना ये है कि उसके पास बैकएंड पे अगर तो पीले रंग का, नीले रंग का प्लास्टिक का कैन पड़ा हुआ है या ऐसे ड्रम पड़े हुए हैं जिसके ऊपर कोई ब्रांड प्रिंट नहीं है, अच्छा, इसका मतलब यह है कि वो खुला कुकिंग ऑयल चोरी छुपे यूज कर रहा है। ओके, आपने वहां पे सिर्फ अपनी फ्राइड चीजें नहीं देखनी है, आपने ये चीजें भी वहां पे नोट करनी है। अगर आपको वहां पे नजर आ रहा है तो पंजाब फूड अथॉरिटी की हेल्पलाइन पे जाएं और जाके उधर इत्तला करें, उसकी तस्वीर खींच के भेज दें। ठीक है। उसके बाद घरों पे आ जाए। अच्छा, खवातीन, जैसे अभी डीजी साहब ने बताया कि ज्यादातर खवातीन को नहीं पता था जी। ठीक, तो आपका प्रोग्राम चूंकि बहुत देखा जाता है, लोग आप पे ट्रस्ट भी करते हैं, तो आपने अब उन खवातीन के लिए पैगाम जी, आज पैगाम चला गया। ये आपकी इसकी मैं थोड़ी सेटिंग कर जी, जरूर। आपने ऐसे चम्मच लेना है, हाँ, चम्मच को लेके आपने 3 इंच पे निशान लगा लेना। ओके, ठीक है, ठीक है। उल्टी साइड उसकी लेनी है, ये उसका सामने, जी, उसका ठीक है, स्पून खाने वाला, जी, ठीक है। 3 इंच पे निशान लगा के उसको ग्लास के ऑयल ग्लास में डालना है और उसको ऐसे उसमें डिप कर देना है। ओके, अगर 3 इंच के बाद आपका ये वाला जो टिप है ये उसमें ऑयल में आपको नजर नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपके घर वाला ऑयल रेंसिड हो चुका है। अच्छा, ये गर्म होना चाहिए ऑयल या नॉर्मल होना चाहिए? नॉर्मल हो, रंगत तो उसकी दोनों में वही रहेगी ना। ठीक, क्योंकि आप तो डेंसिटी मीटर अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, एग्जैक्टली। ठीक, लेकिन ठीक, ये मैंने वापस कर दिया। ठीक है, ठीक है। तो अब ये है, तो आप वहां से हमारी बहनें माएँ जो हैं ये चेक कर सकती हैं, ये घर में किसी तरह चेक कर सकते हैं कि ऑयल हमारा ठीक है या नहीं ठीक है। यहीं से दोबारा से हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं तो जनाब इनसे दोबारा जो है ना डिस्कशन करते हैं। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हम बात कर रहे हैं फूड अथॉरिटी के हवाले से और डीजी फूड अथॉरिटी हमारे साथ मौजूद हैं, मोहसिन भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और जो हम चीज़ें खा रहे होते हैं, स्ट्रीट फूड लवर्स हैं, पूरे लाहौरिये चटखोरे तो हैं, इसलिए हर सड़क पे जो भी ठेला नज़र आता है वहाँ पे खड़े होकर खाना शुरू कर देते हैं। तो वो किस तरह बनता है? सफाई का ख्याल रखा जाता है, हाइजीन का ख्याल रखा जाता है, या इनको रेगुलराइज किस तरह किया जा सकता है, उस पर बात कर रहे हैं हम। अच्छा सर, हम ये नहीं कहते हैं कि चले अगर हमें किट्स मिल जाती हैं तो वेल एंड गुड, फिर तो आप सबके करने चाहिए, टेस्ट करने चाहिए। चले अगर बिलफर्ज टेस्ट नहीं होता, जॉइंडिस का टेस्ट नहीं होता, बाकी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन इस चीज़ का तो ख्याल रखा जा सकता है ना कि वो जो जितने भी रेडीबान हैं उन्होंने कैप पहनी हो, हाथों में ग्लव्स पहने हो, इन चीज़ों को तो इंश्योर कराया जा सकता है ना? क्या इन चीज़ों को इंश्योर कराने के लिए हमारे पास मैन पावर मौजूद है अथॉरिटी के पास? अच्छा मुनीब भाई, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। अभी पिछले दिनों हमने लाहौर में जब सर्वे किया कि रेडी पे सबसे, मैं एक पिक्चर पेश करता हूँ, अगर वो भट्टी साहब पेश करते होते हैं पिक्चर कि एक नान चने बेचने वाला बंदा है, वो एक प्लेट में आपको खाना देगा, जब वो गंदी प्लेट आपसे वापस लेगा तो फिर वो गंदे से पानी के वो ऐसे ही उसको करेगा और बकेट में डालेगा, उसको निकालेगा और गंदे से कपड़े के साथ साफ करके दूसरे को डाल के दे देगा। अब वो जो मैं थोड़ी देर पहले तीनों बीमारियों का नाम लिया, जो हेपेटाइटिस और ये टीबी और ये टाइफाइड, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ये फूड हैंडलर के आपको वल्नरेबल हो जाते अगर आप खुदा न खास्ता उसको है तो। अच्छा, अब हमने क्या किया कि उस बंदा जो खाना सर्व करने वाला या फूड हैंडल करने वाला या टच करने वाला है, एक तो हमने अभी कुछ मल्टीनेशनल से मिलके लाहौर में 3000 रेडियाँ, जिसमें डिफरेंट आपकी मून मार्केट है, आपकी लिबर्टी मार्केट है, बेशुमार मार्केट्स का नाम लेना, उसमें कुछ 30 मार्केट्स की जितनी भी रेडियाँ थी उन सबको हमने हेडनेट्स, एप्रन, ग्लव्स, उनकी ट्रेनिंग, मास्क, उनकी ट्रेनिंग और डिस्पोजेबल बर्तन, वन टाइम यूज बर्तन वो दिए। दूसरा उसके पास ये होता था कि वो सारा जो कचरा होता था वो साथ ही फेंक देता, वहाँ मक्खियाँ मच्छर उठ के उस पर आ रही है, बीमारी वहाँ भी फैल रही है। हमने उसको फिर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, उसके साथ रब्ता करके उनको ड्रम दिलवाए हैं जो ताकि कूड़ा उसके अंदर फेंके और वो ड्रम वो कलेक्ट करें उसका। नंबर 3 जो उसकी अपनी मेडिकल स्क्रीनिंग है, हमने जब सर्वे किया पता चला कि 100% लोग मेडिकली स्क्रीन नहीं थे, 100%। हमने तकरीबन 3000 रेडियो को सर्वे किया। अच्छा। पता चला कि इनके यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है मेडिकल स्क्रीनिंग और होती है। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 3000 लोगों को हमने पहले मेडिकली स्क्रीन किया। उनमें से कोई 97 के करीब लोग थे जो बेचारे अफेक्टेड पाए गए। हमने फिर पंजाब की एक वो है स्कीम है जिसके तहत ये PKLI जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो हेपेटाइटिस का वो वैक्सीनेशन करता है, उसका इलाज करवाया हमने। ताकि हम ये भी नहीं चाहते थे कि वो बेचारे
बेचारे अपने रोज़गार से महरूम हो जाएं, उनकी करा के इलाज करा के वो अब अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा वहाँ खड़े हैं, लेकिन अब वो मेडिकली स्क्रीन्ड है। Okay, अच्छा, that's good. रेडियो के अलावा मैं एक छोटी सी बात कर दूँ, जो भट्टी साहब को भी जी। शामिल करना इसमें बड़ा ज़रूरी है। हाँ जी। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है और भट्टी साहब से हमने बहुत कुछ सीखा, कुछ फूड एडल्ट्रेशन होती है जो कंसिस्टेंटली सारा साल चलती है और कुछ सीजनल होती है। जैसे अब शादियों का सीजन है, अब आपके यहाँ मीट की इनटेक बढ़ जाएगी और जितने शादी हॉल्स हैं, आपके केटरिंग वाले हैं, वहाँ पे गोश्त जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। सिमिलरली सर्दियाँ आई हैं तो फ्राइंग बेहतर बढ़ जाएगी। वो जैसे फ़िश की बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, वो बढ़ जाएगी। मिल्क की, क्योंकि चाय वगैरह के लिए मिल्क की इनटेक बढ़ जाएगी। इसी तरह समर में पानी की इनटेक बढ़ जाती है। तो कुछ सीजनल चीज़ें हैं और कुछ कंसिस्टेंट रहती हैं। अब मैं मीट की यहाँ बात करता चलूँ, पिछले महीने मैंने एक रेड किया, मैं खुद उसमें गया, बकर मंडी में। वहाँ पे एक ही मोहल्ले में कोई डिसीज, सिक और डेड एनिमल मीट पड़ा था और टनों के हिसाब से था। और वो सारा मीट जो है वो जाना, वो ये एक पूरी फूड, लाहौर के जितने गिरदोनवा हैं वहाँ से ये जानवर लाए जाते हैं। ये 50 से 60% सस्ता मिलता है। अच्छा। और इसको फिर बर्फ़ के बहुत बड़े बड़े, आपके जितना बड़ा स्टूडियो इतने बड़े उन्होंने बर्फ़ों के वो रखे हुए हैं, उसके अंदर रख देते हैं और फिर वेंडर आता है और ख़रीदता है। और पूरी एक सप्लाई चेन बनी हुई है। और वो सारी आपके डिफरेंट कबाबों में और ये शादियों और ये लाहौर में यूज़ ये लाहौर में। उफ। अच्छा, अब बदकिस्मती ये है कि उस पूरे इलाके में 1 किलोमीटर तक स्टिंक थी, स्मेल थी उसकी। मैं हैरान हूँ कि ना किसी मोहल्ले वाले ने हमें कभी आज तक इतला की, कंप्लेंट की, ना कभी किसी को शिकायत है। अच्छा, एक घर में गोश्त है, दूसरे घर में मगज़, ये जो हम ब्रेन फ्राई खाते हैं ना, जो बड़ा मज़ा ले लेके, वो अगर आप देखें तो आपको पिक्चर में भेजूँ, आप देखें कि वो किस तरह वहाँ पड़ा हुआ था, किस गंदगी में पड़ा हुआ था, कलेजी और ये चीज़ें। और वो सारा सप्लाई हो रहा था। और बदकिस्मती से जो हमारे मुहर्रमुल हराम में या हमारे 12 रबीउल अव्वल के जो न्याज़ें बनती हैं, हलीम बनती हैं, ये उधर भिजवाते हैं। मैंने पकड़ा, हमने लोगों से पूछा भी, लेकिन उस मोहल्ले वालों को जो वहाँ पे हज़ारों घर हैं, उन्होंने क्यों रिपोर्ट नहीं किया? ये जब एक फूड एडल्ट्रेशन इज ए क्राइम और ये जुर्म है, इसको रिपोर्ट करना। जैसे पुलिस में अगर आपके यहाँ चोरी होती है, फिर रिपोर्ट करते हैं ना जाके। हाँ। ये फैसिलिटेशन है, ये हम ना सहूलतकार बने हुए हैं लोगों के। इतनी बड़ी तादाद, मैंने जैसे कहा कि 6-7 घर किराए पे लेके वहाँ पे उन्होंने वो, और इतनी स्मेल थी कि मैं 1 किलोमीटर, हमने बाहर गाड़ियाँ खड़ी की, ज़ाहिर है वो हमने ऑपरेशन करना था, वहाँ से मैं वॉक करके आया तो मुझे ऐसे स्मेल आ रही थी जैसे शायद मेरे सामने पड़ा हुआ है जो मीट पड़ा हुआ है। इतनी इसकी स्मेल थी। इसी तरह जो मुर्गियाँ आ रही हैं लाहौर में, उसमें 10% मोर्टेलिटी होती है उनकी ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। और यहाँ पे वो 10% का मतलब ये है कि अगर लाहौर में 1 लाख मुर्गी आ रही है तो 10,000 मुर्गियाँ मर वो ठंडा गोश्त करके उसको बेचा जा रहा होता है और वो इसी तरह दीगर जगहों में बिक रहा होता है। और उसमें हमारा, मैं अभी बताता चलूँ, हम हर हफ्ते 8 से 10,000 किलोग्राम मुर्गी का गोश्त जो है ना वो तलब कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं हम लाहौरी, क्या कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। हम अपनी जान के खुद दुश्मन बने हुए हैं। वो कहते हैं ना कि भाई भाई हैं हम, लेकिन अब नहीं रहा। आप कहते हैं जनाब आप कुछ भी खा ले, हम आपको खिला देंगे कुछ भी। तो जैसे सर ने बात की है कि इतना गोश्त जो बेचा जा, अगर ये ऑपरेशन ना करते तो वो पूरा लाहौर में ही हमने खाना था। पहले कहाँ हम लोगों ने गधे भी खा लिए हैं, मोहसिन साहब आपने बताया भी था। फिर पता नहीं हमने क्या क्या भी खा लिया। फिर मेंढकों का भी एक किस्सा आया कि जी जनाब शवारमा में वो भी यूज़ हो रहा है, पता नहीं क्या क्या यूज़ हो रहा है। अब हम लोगों ने इस तरह की भी चीज़ें करना शुरू कर दी। देखिए मुनीबा, पहली बात तो ये है कि हम पंजाब के लोग इस लिहाज से खुशकिस्मत हैं कि यहाँ पे पंजाब फूड अथॉरिटी है। हाँ एग्जैक्टली, ये तो है। वैसे बाकी फूड अथॉरिटीज बाकी सूबों की उस तरह एक्टिव नहीं है जिस तरह हम हैं। और दूसरा आप भी बड़े एक्टिव होते हैं ना हम सोशल यहाँ मीडिया पे हम यहाँ पे पकड़ते हैं तो उससे शायद लोगों को ये लगता है कि सिर्फ इतने ही हो रहा है, हाँ। बाकी कितने नहीं हो रहा। हालांकि बाकी हो रहा है, उन्हें पता नहीं है। ठीक है, लाइल्मी भी उनके लिए बड़ी नेमत है। हाँ। तो हम यहाँ पे पकड़ रहे हैं और हम बचे हुए हैं। हाँ। और जब से राजा जहांगीर साहब आए हैं, इन्होंने ये जो गोश्त वाला काम किया है, आप हैरान होंगी मुनीबा कि इनकी जो टीम्स जाती हैं। अच्छा, आपको पता है ये बताना आसान है लेकिन करना इंतहाई मुश्किल है। क्योंकि आप देखें कि किस वक्त ये काम किस वक्त होता है। ये काम होता है सुबह सहरी के वक्त। ये वो टाइम होता है जब पुलिस भी सोई होती है, रात की ड्यूटियां करके सो रहे हैं, ठीक, लोग भी सो रहे हैं, रात का अंधेरा है, और जिनके खिलाफ आप ऑपरेशन कर रहे हैं उनके पास इतने इतने बड़े बुगदे और छुरे हैं। बिल्कुल ठीक है, वहां पे आप जा रहे हैं छापा मारने के लिए, और चंद लोग वहां पे जिनके जांबाज जा रहे हैं, और पता चले कि इर्द गिर्द की आबादियां उनकी सहूलतकार हैं, आप कहीं भाग के छुप भी ना सके, पता चले कि पीछे ही वो पीछे लग जाते हैं। हाँ, तो उस वक्त और इतनी शदीद बदबू में जाना
आप समझें कि खुदा ना खास्ता जब पुरानी गली सड़ी लाशें होती हैं उस तरह की बदबू होती है, हम जाते थे तो नाक में ग्लिसरीन लगानी पड़ती थी, ठीक है, फिर जाके कोई बचत होती थी, लेकिन मुसलसल वॉमिट होती थी और कई दिन तक अपने आप से बू आती रहती है, ये हाल होता है। तो ऐसे लोगों को सलूट पेश करना चाहिए जो ये लोग काम कर रहे हैं। और अगर ये ना हो तो हम ये पहले भी खाते रहे, मजीद खाते रहेंगे। बिल्कुल ये तो खैर और शर की जंग है जो अजल से अब तक जारी रहने वाली है। हाँ जी। अच्छा, अब उसमें यहाँ अपने जी मैं वही जानना चाह रही हूँ कि फिर हम इसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं, जब लेने जाएं गोश्त तो किस तरह पता चलेगा ये फ्रेश है? ऐसे ही है, देखें उसके लिए बड़े आसान टिप्स हैं। आप मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, हाँ जी, आप देखें कि आजकल मुर्गी का रेट क्या है। सही। अगर उस मुर्गी के रेट के बराबर या उससे थोड़ा सा कम पे आपको चरगे मिल रहे हैं तो आपको आपके अलार्म बज उठने चाहिए। अच्छा, ठीक कि है। ये अपनी लागत पल्ले से डाल के आपको क्यों खिला रहा है? हाँ, ये मुमकिन ही नहीं है। नहीं मुमकिन। ठीक है, कई जगहों पे आपको बारबेक्यू मिलता है, आपको चरगे मिलते हैं जो लाल रंग के होंगे, हाँ। क्योंकि उन्होंने उसको फूड अपने तौर पे फूड कलर दिया, पीले रंग का उसमें आपको मिलेगा। ये क्यों मिलता है? क्योंकि वो मुर्दा मुर्गी का है, उसका रंग छुपाने के लिए उसको किया गया है। अब ये जो गोश्त जिस तरह का बता रहे हैं, उस गोश्त को क्या करते हैं? उस गोश्त को ये दुकानों पे नहीं बेचेंगे, उसके कीमा बनेगा, उसका कीमा बनेगा। और कीमा किन जगहों पे बिकेगा? ज्यादातर ऐसी जगहों पे बिकेगा कि जो रेलवे स्टेशन हैं, जो बसों के अड्डे हैं, उनके पास बिकेगा। मुसाफिर ने खाया, उसके बाद उसने ट्रैवल किया, बीमार हो भी गया, उसने वापस आके थोड़ी कहना कि नहीं मैंने की खुआया सी। अच्छा, अब ये क्या करते हैं कि उसका कीमा बनाएंगे, उस कीमे को फिर सिरके से और मुख्तलिफ केमिकल से धोएंगे ताकि उसकी बू कम की जा सके। उसके बाद दूसरे कीमे में मिक्स करके ये जाएंगे, कहीं चपली कबाब बनेंगे, कहीं सीख कबाब बनेगा, कहीं तवा कीमा आपको मिलेगा। और कई शादियां हैं जहां पे आपको सस्ता तरीन आपको खाना मिलेगा, वहां पे आपको इस तरह की चीजें मिलेंगी। तो वहां पे आपको अलर्ट होना है, आपको इस तरह की चीजें, बारबेक्यू पॉइंट्स। अच्छा, फिर शुआर में आप देख लें कि जो आपको असल लागत से अगर आपको कम पे मिल रहा है, 100 ग्राम तो उसमें बोनलेस डलना है, तो वो कैसे आपको दे रहा है आपको 80 रुपए का, 100 रुपए का? ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी है, सिर्फ उसकी कीमत पे भागे नहीं चले जाना, उस पर इतबार नहीं करना। लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहिए अपने देखने वालों को? बिल्कुल जी, इससे पहले ये सब का भट्टी साहब अपने प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा इसको उजागर करते हैं, अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म से भी आप भी करती रहती हैं। ये हमारी हेल्पलाइन है, कंप्लेंट लाइन भी वही है 1223। ओके। और ये 1223 पे हम कहते हैं, हमारा आजकल ये स्लोगन है कि अगर आप 1223 पे कॉल करेंगे तो 1112 बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो आप 1223 पे जरूर रिपोर्ट करें, हमें चेक करने का मौका दें। आप खुद बेशक सिर्फ फोटो खींच के हमें भिजवा दें, सिर्फ इतला कर दें, हमारी टीमें विदिन 24 आवर हम रिस्पॉन्ड करेंगे, कंप्लेंट को रिड्रेस करेंगे और आपको इतला भी करेंगे कि हमने क्या किया, कि आपकी कंप्लेंट के ऊपर एक्शन लिया गया है। थैंक यू सो मच सर। डीजी फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोहसिन भट्टी साहब आपका भी बेहद शुक्रिया कि आज आपने हमें टाइम दिया और आप स्टूडियो में आए हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।